बीए सेकंड ईयर समाजशास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम निदर्शन के प्रकारों में सविचार या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के बारे में बात करेंगे। मैं पीयूष कुमार गुप्ता, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय केकड़ी। इससे पूर्व की वीडियो में हमने संभाविता प्रकार के दैव निदर्शन की बात की थी। आज हम असंभाविता प्रकार के उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन विधि के बारे में बात कर रहे हैं। यह एक दैव निदर्शन विधि के ठीक विपरीत प्रकार की प्रविधि भी मानी जा सकती है। जब अनुसंधानकर्ता जानबूझकर किसी विशिष्ट उद्देश्य से समग्र में से अध्ययन हेतु कुछ इकाइयों का चुनाव करता है तो उसे उद्देश्यपूर्ण या सविचार निदर्शन कहते हैं। इस प्रकार के निदर्शन में जो चुनाव इकाइयों किया जाता है वह अध्ययनकर्ता की इच्छा पर उसके निर्णय तथा उद्देश्य ही प्रधान रहते हैं। आकस्मिकता पर कुछ भी नहीं छोड़ा जाता जो कि दैव निदर्शन विधि में छोड़ा जाता था कि वहाँ संयोग पर आधारित था। यह एक व्यक्ति की इच्छा पर है। इस विधि का मुख्य आधार यह है कि अनुसंधानकर्ता पहले से ही समग्र की इकाइयों के बारे में परिचित होता है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के संबंध में जहोडा एंड कुक ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के पीछे यह आधारभूत मान्यता है कि उचित निर्णय तथा उपयुक्त कुशलता के साथ व्यक्ति निदर्शन में सम्मिलित करने हेतु उन मामलों को या उन इकाइयों को चुन सकता है तथा इस प्रकार ऐसे निदर्शनों का विकास कर सकता है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार संतोषजनक होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि पूर्णतः अनुसंधानकर्ता की मन मर्जी पर आधारित होती है। इस प्रकार का निदर्शन अनुसंधानकर्ता अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए उन्हीं इकाइयों को चयन करता है जो क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करती हूँ। सविचार निदर्शन विधि के यदि हम लक्षण देखें तो इसमें निदर्शन अनुसंधानकर्ता समग्र की प्रकृति, गुणों तथा इकाइयों की विशेषताओं से पूर्व परिचित होता है। अतः वह जानता है कि किन इकाइयों का चयन अध्ययन की दृष्टि से लाभप्रद होगा। यानी जिन इकाइयों को से अध्ययन करना है उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी से पहले से ही होती है। इस कारण से ही वह उन इकाइयों का चुनाव करता है। इस निदर्शन में निदर्शनों का चुनाव इस तरह से किया जाता है कि वे अध्ययन के उद्देश्यों की पूर्ति करें तथा इस प्रकार के निदर्शन में चूँकि अनुसंधानकर्ता अपनी इच्छानुसार निदर्शन चुनाव करता है अतः पक्षपात की संभावना बहुत अधिक रहती है। यानी सविचार निदर्शन में कुछ भी संयोग पर आधारित नहीं है, पूर्णतः अनुसंधानकर्ता के विवेक पर आधारित होता है। इस निदर्शन के गुणों की बात करें तो यह एक इस कहना चाहिए प्रणाली में खर्च बहुत कम है। निदर्शन का आकार बहुत छोटा होता है। इस विधि में निदर्शन का आकार छोटा होने के कारण अपेक्षाकृत अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है। इस प्रणाली में ऐसे अनुसंधानों में विशेष रूप से उपयोगी होता है। यह प्रणाली ऐसे अनुसंधान में अधिक उपयोगी साबित होती है जिसमें कुछ इकाइयों चुना जाना अति आवश्यक हो। उनके बिना वह अध्ययन अधूरा सा प्रतीत हो। जैसे अगर हम भारत में लोहा और इस्पात उद्योग की में काम करने वाले कार्मिकों के जीवन दशाओं का अध्ययन करना चाहें तो हमें टाटा लोहा और इस्पात कंपनी, JSW स्टील कंपनी जैसी बड़ी कंपनियों का नाम स्वतः ही दिमाग में आ जाता है और हमें इनका चुनाव करना अति आवश्यक है। यदि हम इसके स्थान पर दैव निदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है कि इनमें से कुछ कंपनियां निदर्शन चयनित ना हो और हमारा अध्ययन
अधूरा दिखाई दे, क्योंकि लौह और इस्पात उद्योग के अंतर्गत जो बड़ी कंपनियों में कार्मिक काम कर रहे हैं उनकी जीवन दशा और छोटी कंपनियों में काम करने वाले कार्मिकों की जीवन दशाओं से बहुत अधिक भिन्न है। उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि पूर्वगामी अध्ययनों में विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होती है। इसके आधार पर एक हम अनुमान लगा लेते हैं और हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि कौन सी अध्ययन प्रणाली निदर्शन की इस प्रकार के अध्ययन को पूर्ण रूपेण करने पर ज़्यादा उपयुक्त होगी। गुणों के साथ साथ इस विधि में कुछ दोष भी हैं। दोषों को मेंशन करते हुए पार्टन नामक समाज वैज्ञानिक ने लिखा है कि समस्त संख्या शास्त्रियों को सविचार निदर्शन के पक्ष में एक शब्द भी नहीं कहना है। कहने का तात्पर्य कि सविचार निदर्शन के शब्द के लिए, इसकी उपयोगिता के लिए या इसके गुणों को कोई भी समाज वैज्ञानिक बहुत अधिक महत्व नहीं देता। स्नेडर कोर ने तो इस प्रणाली के कुछ दोष भी गिनाए, वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने इस विधि को पूर्णतः बेकार माना है। इस विधि में अध्ययनकर्ता को समग्र का पहले से ज्ञान होना अति आवश्यक है, जो कि हमेशा संभव नहीं। इसी प्रकार सविचार निदर्शन या उद्देश्यपूर्ण निदर्शन में इकाइयों के चुनाव में पक्षपात आने की संभावना लगातार बनी रहती है, अतः परिणाम अवैज्ञानिक और अशुद्ध हो जाते हैं। उद्देश्यपूर्ण प्रणाली द्वारा निष्कर्षों में परिशुद्धता की मात्रा भी बहुत कम आती है। इसमें इकाइयों के चुनाव में न्यायपूर्ण निर्णय की अपेक्षा व्यक्तिगत सुझाव का अधिक महत्व होता है। इसके आधार पर संपूर्ण समग्र की विशेषताओं को नहीं समझा जा सकता। तो यहाँ अगर हम इन दोषों और गुणों की तुलना करें तो पाते हैं कि सविचार निदर्शन विधि बहुत अधिक उपयोगी साबित नहीं होती, क्योंकि सामाजिक अध्ययन हमें बड़े समाज में जो किसी भी विषय बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में इकाइयों का अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, तभी हम वास्तविकता के निकट पहुंच सकते हैं। साथ ही सविचार निदर्शन विधि में कहीं भी वैज्ञानिकता का पुट नज़र नहीं आता। इस कारण से भी इस विधि को उपयुक्त नहीं माना जाए। किंतु निश्चित तौर पर कुछ छोटे अध्ययनों के लिए या किसी विशेष इकाई का संपूर्ण अध्ययन करने के लिए यह विधि उपयुक्त प्रतीत होती है। धन्यवाद।